क्रिया। बच्चों, आज हम क्रिया के विषय में पढ़ेंगे। यूं तो क्रिया के बारे में आप पिछली कक्षाओं से पढ़ते ही आ रहे हैं, पर आज हम उसे और विस्तार से समझेंगे। चलिए इसे अनुच्छेद के माध्यम से समझते हैं। अनुच्छेद को ध्यान से पढ़िए। सुबह हो चुकी है, अंधकार नष्ट हो गया है, पक्षी चहक रहे हैं, सूरज उदय हो रहा है, बच्चे विद्यालय जाएंगे, किसान खेत को जाएंगे, सारे प्राणी अपना अपना काम करेंगे। सुबह के होने, अंधकार के नष्ट होने, पक्षियों के चहकने, सूरज के उदय होने, बच्चों के विद्यालय जाने, किसानों के द्वारा खेत को जाने तथा सारे प्राणियों द्वारा अपना अपना काम करने का पता चलता है। अतः जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है, उन्हें क्रिया कहते हैं। सबसे पहले क्रिया के मूल रूप की बात करते हैं। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। पी, बोल, आ, जा ये धातुएं हैं। इनमें यदि ना प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्रिया का सामान्य रूप बन जाएगा, जैसे पी जमा ना, पीना, बोल जमा ना, बोलना, आ जमा ना, आना, जा जमा ना, जाना। अब क्रिया के भेदों की बात करते हैं। क्रिया के भेद दो आधारों पर किए गए हैं, कर्म के आधार पर और रचना के आधार पर। चलिए पहले हम कर्म के आधार पर क्रिया के भेदों को समझते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। बच्चों, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, जिसमें कर्म ना हो, इस प्रकार जिस वाक्य की क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे हाथी चल रहा है। इस वाक्य में रंगीन शब्द चल रहा है क्रिया पद है। इसके साथ कोई कर्म नहीं है। हाथी स्वयं चल रहा है। इस क्रिया का सीधा प्रभाव हाथी पर पड़ रहा है, इसलिए यह अकर्मक क्रिया है। इसकी सबसे बड़ी पहचान यह होती है कि यदि क्रिया के साथ क्या प्रश्न करने पर कोई उत्तर नहीं मिले तो वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे गाय जा रही है। इसमें यदि जा रही है के आगे क्या प्रश्न लगा दिया जाए, क्या जा रही है, इससे कोई उत्तर नहीं मिलेगा, अतः यह अकर्मक क्रिया है। आइए अब सकर्मक क्रिया को समझते हैं। सकर्मक क्रिया। बच्चों, जिस वाक्य की क्रिया को कर्म की आवश्यकता होती है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। इस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, जैसे फल वाली फल बेच रही है। इस वाक्य में क्रिया है बेच रही है, कर्म है फल। इसकी क्रिया का सीधा प्रभाव फल पर पड़ रहा है, अतः यह सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया की सबसे बड़ी पहचान होती है कि क्रिया के साथ क्या, किसे या किसको प्रश्न करने पर कुछ उत्तर मिलता है। जैसे रमा पत्र पढ़ रही है। यदि प्रश्न करें क्या पढ़ रही है, तो उत्तर मिलेगा पत्र पढ़ रही है। तो बच्चों, है ना ये आसान? अब आप सकर्मक क्रिया समझ गए हैं, तो चलिए इसके भेद जानते हैं। सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया के भेद: एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। पहला भेद है एक कर्मक क्रिया। जिस क्रिया का एक ही कर्म हो, वह एक कर्मक क्रिया कहलाती है।
जैसे बच्चों ने मंच बनाया। इन दोनों वाक्यों में क्रियापदों में क्या प्रश्न करें? जैसे क्या बनाया तो उत्तर मिलेगा मंच बनाया। दूसरे वाक्य में क्या दी तो उत्तर मिलेगा चॉकलेट दी। इस प्रकार दोनों वाक्यों में एक एक कर्म है। दूसरा भेद है द्विकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। इसकी पहचान के लिए क्रिया के साथ क्या तथा किसे अथवा किसको लगाकर प्रश्न किया जाता है। जैसे मां ने शोभा को उपहार दिए। बच्चों, इस वाक्य में ब्लिंक करते हुए शब्दों पर ध्यान दीजिए। ये दोनों शब्द इस वाक्य के दो कर्म हैं। चलिए इसके क्रियापद दिए के साथ प्रश्न करके इसकी पहचान करते हैं। प्रश्न, क्या दिए? उत्तर, उपहार। किसे दिए? उत्तर, शोभा को। इस वाक्य में दिए क्रिया के साथ पूछे गए दोनों प्रश्नों के हमें उत्तर प्राप्त हुए हैं। अतः इस वाक्य की क्रिया द्विकर्मक है। चलिए अब हम रचना के आधार पर क्रिया के भेदों की चर्चा करते हैं। रचना के आधार पर क्रिया के निम्नलिखित भेद होते हैं। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। सामान्य क्रिया, जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग होता है तो वह सामान्य क्रिया होती है। जैसे मैंने आम खाए, चोर डरकर भागा, मां ने भिखारी को भोजन दिया, प्रधानमंत्री जी विदेश गए। इन वाक्यों की क्रियाएं खाए, भागा, दिया और गए सामान्य क्रिया का उदाहरण है, क्योंकि ये सभी क्रियाएं एक शब्द वाली हैं। संयुक्त क्रिया, बच्चों, जिन वाक्यों की एक से अधिक क्रियाएं मिलकर एक ही कार्य को पूरा करती हैं, उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे शेखर लिख रहा है। इस वाक्य में दो क्रियाएं हैं। लिख मुख्य क्रिया है, रहा है रंजक क्रिया है। संयुक्त क्रिया की पहली क्रिया मुख्य क्रिया होती है, दूसरी क्रिया को रंजक क्रिया कहते हैं। बच्चों, रंजक क्रिया मुख्य क्रिया के अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देती है। चलिए उदाहरण के द्वारा इसे समझते हैं। रेलगाड़ी लगातार चलती चली गई। इस वाक्य में मुख्य क्रिया है चलती और रंजक क्रिया है चली गई। चली गई का अर्थ है जाना, परंतु इस वाक्य में चली गई लगातार चलने की ओर संकेत कर रही है। इन वाक्यों में दो क्रियाएं हैं, इसलिए ये संयुक्त क्रिया है। तो बच्चों, अब आप संयुक्त क्रिया को समझ गए ना? आइए अब हम नाम धातु क्रिया को समझते हैं। नाम धातु क्रिया, बच्चों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों से जो क्रियाएं बनाई जाती हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे जवान आदमी का बच्चों की तरह तुतलाना अच्छी बात नहीं है। बड़े भाई द्वारा छोटे भाई की जमीन हथियाना गलत है। इन दोनों वाक्यों में तुतलाना और हथियाना नाम धातु क्रियाएं हैं। ये 4 प्रकार के शब्दों से बनाई जाती हैं। संज्ञा शब्दों से नाम धातु क्रिया बनाना, जैसे बात संज्ञा शब्द, इससे नाम धातु क्रिया बनी बतियाना। चलिए कुछ और संज्ञा शब्दों से बनी नाम धातु क्रियाएं पढ़ते हैं। संज्ञा शब्द नाम धातु क्रियाएं: हाथ हथियाना, लात लतियाना, शर्म शर्माना, फिल्म फिल्माना, लाज लजाना, चक्कर चकराना, जूता जुतियाना।
सर्वनाम शब्दों से नाम धातु क्रिया बनाना, जैसे अपना, इससे नाम धातु बनी अपनाना। विशेषण शब्दों से नाम धातु क्रिया बनाना, जैसे गर्म, इससे नाम धातु क्रिया बनी गरमाना। विशेषण शब्द नाम धातु क्रियाएं: मोटा, मुटियाना, साठ, सठियाना, तोतला, तुतलाना। अनुकरणवाची शब्दों से नाम धातु क्रिया बनाना, जैसे थर थर से थरथराना। अनुकरणवाची शब्द नाम धातु क्रियाएं: थप थप, थपथपाना, बड़बड़, बड़बड़ाना, खटखट, खटखटाना। बच्चों, रचना के आधार पर चौथी क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया होती है। प्रेरणार्थक क्रिया: जिस क्रिया शब्द से इस बात का पता चले कि कर्ता स्वयं काम न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। चलिए एक उदाहरण से इसे समझते हैं। दादी जी नौकरानी से कपड़े धुलवाती हैं। बच्चों, प्रेरणार्थक क्रियाओं में दो कर्ता होते हैं, एक जो कार्य करने की प्रेरणा देता है और दूसरा वह जो कार्य करने के लिए प्रेरित होता है, यानी कि कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है। इस वाक्य में दादी जी प्रेरणा देने वाली कर्ता है और नौकरानी प्रेरित करता है। दादी जी स्वयं कपड़े न धोकर नौकरानी को कपड़े धोने के लिए प्रेरित कर रही हैं, इसलिए यह प्रेरणार्थक क्रिया है। अब इस उदाहरण को पढ़िए। अध्यापक छात्र को गणित पढ़ाता है। इस वाक्य में अध्यापक प्रेरणा देने वाला कर्ता है, वह छात्र को पढ़ाता है, तो इस प्रकार छात्र प्रेरित करता हुआ, इसलिए यह क्रिया प्रेरणार्थक है। बच्चों, प्रेरणार्थक क्रिया के दो रूप होते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया: प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया: इस क्रिया में प्रथम कर्ता स्वयं कार्य करता हुआ प्रतीत होता है, जैसे मां बच्चे को खाना खिलाती है। इस वाक्य में मां स्वयं बच्चे को खाना खिलाने के लिए प्रेरित कर रही है, इसमें मां स्वयं काम करती हुई प्रतीत हो रही है। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया: जब प्रथम कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे कर्ता को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, उसे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे पिताजी माली से पौधों को पानी दिलवाते हैं। इस वाक्य में पिताजी प्रथम कर्ता स्वयं पौधों को पानी न देकर माली यानी द्वितीय कर्ता से पानी दिलवा रहे हैं। तो बच्चों समझे, इस वाक्य में द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग किया गया है। पूर्वकालिक क्रिया: बच्चों, पूर्वकालिक क्रिया आप पहले पढ़ चुके हैं, चलिए उसे एक बार और दोहरा लेते हैं। किसी वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले आने वाली अन्य क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे शेखर दौड़कर विद्यालय गया। इस वाक्य में गया मुख्य क्रिया है। इस क्रिया से पहले दौड़कर क्रिया का प्रयोग किया गया है, अतः दौड़कर पूर्वकालिक क्रिया है। बच्चों, मूल धातु में कर अथवा कर के जोड़कर पूर्वकालिक क्रिया बनाई जाती है। बच्चों, ऊपर वर्णित क्रिया के भेदों के अतिरिक्त क्रिया का एक और रूप होता है, इसे अपूर्ण क्रिया कहते हैं। अपूर्ण क्रिया: बच्चों, अपूर्ण का अर्थ है जो पूरा नहीं है। ऐसी क्रियाएं जो वाक्य का अर्थ पूर्णतः स्पष्ट नहीं कर पाती, अपूर्ण क्रिया कहलाती हैं। जैसे पिताजी हैं, गोपाल है, मां थी।
इन वाक्यों में हैं, है और थी क्रियापद होने पर भी वाक्यों का पूर्ण अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। यह पता नहीं चलता कि पिताजी क्या हैं, गोपाल कैसा है तथा माँ क्या थी। अतः ये अपूर्ण क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं का अर्थ स्पष्ट करने के लिए वाक्यों में पूरक की आवश्यकता होती है। जैसे पिताजी डॉक्टर हैं, गोपाल चतुर है, माँ शिक्षिका थीं। इन वाक्यों में डॉक्टर, चतुर और शिक्षिका पूरक शब्द हैं।